Good morning everybody. I am सीमा कौशिक एंड अभी 2019 दिसंबर में मैंने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। आई एम करंटली परसुइंग एमकॉम और आज मैं बताने जा रही हूँ यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। राइट, देख लीजिए, ये हमारा बिजनेस फाइनेंस का यूनिट है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगी कि बिज़नेस फाइनेंस को हमें किस तरीके से देखना है। देखो, सबसे पहली तो बात ये है कि बिज़नेस फाइनेंस एक ऐसी यूनिट है जो बहुत इजी है और साथ के साथ कि जितनी भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो इतने इजी लेवल के आते हैं कि हम बहुत ही आसानी तरीके से उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई मीन कि हमारे क्वेश्चन ठीक भी हो जाते हैं। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और उनके अंदर जो बिज़नेस फाइनेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें उनको अच्छे से एनालिसिस करना है। आप एक दिन निकालिए और बिज़नेस फाइनेंस के सारे टॉपिक्स में से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अच्छे से फाइंड आउट करिए और फिर देखिए कि आपको कौन कौन से कंसेप्ट अभी नहीं आ रहे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं, हर बार वही उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत इजी लेवल के। सो एक तो बात ये रही। सेकंड, अब मैं बताने जा रही हूँ इनके अंदर क्या है। सबसे पहले है स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और लीज फाइनेंसिंग। स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर तो वही है कि हमारे पास कहाँ हमारे पास कौन सा ऐसा स्कोप है कि हम फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं और सोर्सेज क्या हैं हमारे। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर फाइनेंस का मतलब क्या है, फाइनेंस का मीनिंग क्या है। अब यहाँ हम फाइनेंस का मीनिंग पैसा नहीं बोल सकते कि फाइनेंस का मीनिंग पैसा है, बट फाइनेंस का मीनिंग होता है कि प्रोविज़न ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, कि ऐसा प्रोविज़न ऑफ मनी जहाँ पर हमें ज़रूरत है उसी टाइम पे अगर हमें वो चीज़ मिल जाती है, वो पैसा मिल जाता है, तो उसको हम फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके स्कोप के बारे में बस हमें यही करना है कि फाइनेंस के अंदर दो अप्रोचेस थी। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच आई, फिर मॉडर्न आई। ट्रेडिशनल में क्या हुआ, वो बस फाइनेंस को इकट्ठा करना जानते थे कि कहीं से भी इकट्ठा हो जाए, बस पैसा इकट्ठा हो जाए, कैपिटल इकट्ठी हो जाए। वो ये नहीं देखते थे कि उसके पीछे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, रिस्क कंसीडर नहीं करते थे वो, और भी कुछ बातें थी जैसे कि वो इग्नोर करते थे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को। राइट, और बस बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें कि जो हमें लग रहा था कि उसकी ये लिमिटेशंस हैं, तो उनको कवर अप करने के लिए हमारी मॉडर्न अप्रोच आई फाइनेंस फंक्शन की, जिसके अंदर हमारी दो थ्योरी आई थी। एक आई थी थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और एक आई थी थ्योरी ऑफ लीवरेज एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म। देखो, मैं ये कह रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको इम्पोर्टेंट वीडियो लग रही है तो। यहाँ पर जो हमारी थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थी वो किसने दी थी, हैरी मार्कोविज ने दी थी। और कब दी थी, 1950 में। हमने जब एमकॉम में पढ़ा था तो एक बुक में था कि ये 1952 में आई थी ये थ्योरी, तो आप देख लेना थोड़ा। और उसके बाद जो थ्योरी ऑफ लीवरेज एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म थी, लीवरेज से ही क्लियर हो रहा है, ये तो एमएम ने दी थी और 1958 में दी थी। तो ये मॉडर्न अप्रोच लेके आए थे। ये कह रहे थे कि पैसा को इकट्ठा तो करना है, उसको कितने इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करना है, ये उन्होंने बताया था कि इन्होंने मॉडर्न अप्रोच वालों ने। मॉडर्न अप्रोच की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो आप कर लीजिए। वाइड स्कोप था, सेंट्रलाइज नेचर था, परफॉर्मेंस को ये मेज़र कर रहे थे। ये कह रहे थे कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो टॉप मैनेजमेंट का एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। इसमें ज़्यादा एनालिटिकल था, डिस्क्रिप्टिव कम था, कंटिन्यूस फंक्शन था। तो ये सारे के सारे हम कह सकते हैं कि ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही था। ठीक है, फिर इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो दो टाइप के थे। एक हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक हमारा क्या था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यस, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था उसके अंदर बस इन्होंने यही बात बोली कि बस हमें जो है वो प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज़ करना है,
यहाँ पर फिर इन्होंने टाइम वैल्यू को इग्नोर किया और रिस्क फैक्टर को भी इग्नोर किया। बहुत सारी यहाँ पर भी कमियाँ रह गई। एम्बिगुअस नेचर था ये, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट बात है। एम्बिगुअस से समझते हो, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई मतलब जैसे 4 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे उसने कॉस्ट कितनी लगाई है, जैसे 3 लाख रुपए लगाई है, और एक 3 लाख रुपए कमा रहा है लेकिन कॉस्ट उसने 1 लाख रुपए ही लगाई है। तो यहाँ पर ये देखता था कि एक 4 लाख रुपए कमा रहा है, एक 3 लाख रुपए कमा रहा है, उसके पीछे कॉस्ट कितनी लगाई है वो कंफ्यूज था। वो इन फिगर्स को नहीं देखता था, वो बस ये देख रहा था कि एक ने 4 कमाया है, एक ने 3 कमाया, तो 4 वाला बेस्ट है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कम हो गई। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को एनपीवी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसके अंदर जितनी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की लिमिटेशन थी वो सारी कवर हो गई, राइट। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक रहने वाला है, डेट इज़ लीज फाइनेंसिंग। देखो, लीज़ फाइनेंसिंग के अंदर हमने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आप नॉर्मली लीज़ फाइनेंस के बारे में आपको पता होगा कि लीज़ फाइनेंस क्या होता है। इसके अंदर लेसर कौन होता है, लेसी कौन होता है, लेसर ओनर ऑफ द एसेट्स होता है, और लेसी जो यूज़ कर रहा है उस एसेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बस 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं, कि एक लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हम उस एसेट्स को लीज़ पर लें या ना लें, ठीक है। अब हम कब उसको लीज़ पर लेंगे और कब नहीं लेंगे, ध्यान से सुनिए। लीज़ पर लेने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जब भी हम उस एसेट्स को लीज़ पर लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारा कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है। लीज़ पर लेने से या परचेज़ करने से दोनों में जो कैश आउटफ्लो हो रहा है वो किस में ज़्यादा हो रहा है। जिसमें कम हो रहा होगा हम उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हम एनपीवी को कंसीडर करेंगे कि उसको लीज़ पर देना सही रह रहा है या नहीं, ठीक है। जिसमें उसकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है हम उसको कंसीडर करेंगे। तो आई होप लीज़ फाइनेंसिंग का आप और अच्छे से कर लीजिए। मेन मैंने ये बता दिया। सेकेंड टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट ईयर की भी बात करूँ मैं, दिसंबर 2019 की, तो उसमें भी 2 क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए थे, एक CAPM मॉडल से और एक आई थिंक डेट से या प्रेफरेंस से क्वेश्चन आया हुआ था, रिडीमेबल वैल्यू वाला। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब सीधा सीधा क्या है, आपके सामने, मीनिंग आप देखो, हमारे पास, मैंने ये बात नहीं बताई, हमारे पास यहाँ पर फाइनेंस के अंदर 3 डिसीज़न होते हैं जो हमें लेने होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीज़न, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, और थर्ड नंबर पे होता है हमारा डिविडेंड डिसीज़न। जो हमारा फाइनेंसिंग डिसीज़न होता है उसमें हम ये देखते हैं कि पैसा हम कहाँ से रेज़ करें। हम सोर्सेज को ढूंढते हैं कि डेट से पैसा उठाएं या इक्विटी से उठाएं, राइट। फिर सेकेंड टाइम पे जब हमने पैसा उठा लिया होता है, अब हमारा सेकेंड टाइम आता है कि उस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। अगर शॉर्ट टर्म की बात आए तो वर्किंग कैपिटल में, और अगर लॉन्ग टर्म की बात आए तो कैपिटल बजटिंग में। थर्ड नंबर पे होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन, कि कितना डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रिटेन करके रखना है, हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके अंदर जब हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जब हम पैसा रेज कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट डिसीजन था डेट इज़ नोन एज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो जहाँ पर हम पैसे को रेज कर रहे हैं उस टाइम पर हमें ये देखना है कि हमारी कॉस्ट कौन से सोर्स से कम आ रही है, राइट। अब अगर मुझे लगता है कि मेरी डेट से कम आ रही है तो मैं डेट से पैसा रेज करूँगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमें कंसिडर करना है। अब
बात यहाँ पर ये आती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कैसे कैसे निकलते हैं। देखो, हमारा जो पैसा हम इकट्ठा कर सकते हैं वो डेट से कर सकते हैं, इक्विटी से कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर से कर सकते हैं, या फिर रिटेन अर्निंग्स, राइट। अगर हम इनकी अलग अलग निकाल रहे हैं तो होगी हमारी स्पेसिफिक कॉस्ट, और अगर हम इनको इकट्ठा कर देते हैं तो हमारी बन जाती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसी को कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम कहते हैं, राइट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, कंपोजिट भी बोल सकते हैं, कंबाइंड भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके अंदर ये देखना है कि सबके हम कैसे निकालें। देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालने हैं तो अपने आप क्या करना है, आपको पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मीनिंग कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। मान लीजिए इरिडीमेबल है तो कुछ नहीं, जो इंटरेस्ट आया हमारा इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100, राइट। और अगर हमारा ये बोल रहा है कि बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, अगर आफ्टर टैक्स है तो इंटरेस्ट में से 1 माइनस के टैक्स कर देना, राइट। और बाकी आप एक बार करके देखिए, जो क्वेश्चंस है ना उनको एक बार निकाल के देखिए, बस कुछ नहीं है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एन पी इंटू में 100। अब अगर क्वेश्चन आता है रिडीमेबल का, तो रिडीम कैसे करना है ये हमें देखना है। रिडीमेबल के लिए हमारा फॉर्मूला रहने वाला है इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस के नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, उसके डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, एक तरीके से इसका एवरेज इनटू में 100। अगर मैं एक बार कोशिश करूं लिखने की ये फॉर्मूला, एक बार ट्राई करती हूँ। के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस के नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में 100 और लगा देना उस साइड, राइट। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अभी इरेज नहीं हो रहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसको लर्न कर लीजिए और फिर इसके न्यूमेरिकल आते हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी होने वाली है, क्वेश्चन में गिवन होगी कि आपके रिडीम जो है एट पार हो रही है, और क्या हो सकता है, प्रीमियम हो रही है या फिर डिस्काउंट हो रही है, वो आप देख लीजिए और आप इतना कर भी लोगे, ठीक है। मैं आज ओवरव्यू ही दे रही हूँ। उसके बाद आती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर स्टार्टिंग में आपका वही रहने वाला है कि आप रिडीमेबल हैं या इरिडीमेबल हैं। अगर इरिडीमेबल हैं तो इंटरेस्ट की जगह पर क्या आ जाने वाला है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100, आप साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए। और अगर वो रिडीमेबल है तो जहाँ इंटरेस्ट था वहाँ पर आप डिविडेंड डाल दीजिए, ठीक है। बाकी पूरा फॉर्मूला वही रहने वाला है। एक बात और याद रखना, जो टैक्स की बात होती है वो बस उसमें ही होएगी, क्योंकि जो टैक्स डिडक्टेबल होता है वो डेट ही होता है, इसलिए डिबेंचर वाले में ही होएगी कि इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस के टी हम वहाँ पे कर देंगे अगर उन्होंने आफ्टर टैक्स बोला हुआ तो। डिविडेंड में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर 3rd नंबर पे हमारा आता है इक्विटी शेयर कैपिटल वाला, ठीक है। उसकी कॉस्ट कैसे निकालें, लर्न कर लो। हमारे पास 6 मेथड्स हैं। नंबर 1 डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड है इस वजह से आपको लिखना है D1 डिवाइडेड बाय P0 मार्केट प्राइस मतलब इनटू में 100। और डिविडेंड यील्ड मेथड प्लस ग्रोथ अगर है तो उसमें प्लस ग्रोथ कर देना, D1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 प्लस G, ठीक है। 3rd नंबर पे आता है अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड में आपको क्या करना है, EPS डिवाइडेड बाय P0 इंटू में 100, ठीक है। और अगर उसमें ग्रोथ ऐड हो जाती है तो प्लस ग्रोथ कर देना। 4 मेथड क्लियर हो गए। एक हमारा CAPM है। CAPM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसका भी फॉर्मूला आपको लिख के दिखाती हूँ। देखो
CAPM का फॉर्मूला हमारा रहने वाला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक मिनट, किस तरीके से हो रहा है, एक मिनट। फ्रेंड्स मुझसे नहीं लिखा जा रहा है ये, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ठीक है, ये हमारा CAPM मेथड के थ्रू है। याद रखना ये फॉर्मूला, अभी नोट डाउन करो आप। KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ठीक है, एक बार मैं देख रही हूँ अगर मेरे से हो रहा तो, नहीं हो रहा। यहाँ पर RF का मीनिंग क्या होता है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री मीनिंग जो हमारा रिस्क फ्री है। मान लीजिए हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक में अगर मेरे को जिस रेट से मिल रहा है वो तो फिक्स है ना, वो तो मुझे मिलेगा, उसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं। और मार्केट रिस्क तो ऐसा होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला है, रिस्क फ्री प्लस बीटा, ये हमारा रिस्क फैक्टर को कंसीडर करता है, मतलब एक तरीके से रिस्क फैक्टर को कंसीडर करता है ये बीटा। उसके इंटू में करना है हमें RM माइनस के RF, और RM माइनस के RF होता है हमारा मार्केट रिस्क प्रीमियम। ओके, ये फॉर्मूला अच्छे से करना, और फिर इसका एक न्यूमेरिकल होगा आपकी बीकॉम वाली बुक में, वो एक बार देख लेना, ठीक है, नहीं तो नेट पे मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा एक मेथड है रियलाइज यील्ड मेथड। ये बहुत ही इजी मेथड है। इसके अंदर ये क्या बोलता है कि आप फ्यूचर को मत देखो कि फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा। आपको क्या करना है, जो आपके पास्ट ईयर की, जो भी आपके पास्ट ईयर में जो भी आपको मिल रहा है, आपको बस ये सोचना है कि मुझे फ्यूचर में इतना मिल जाए, वो इनफ है। ठीक है, तो ये हो गया रियलाइज यील्ड मेथड। बाकी हम कल करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।